देखते हैं कि ये तो आप सबको पता है कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि एसेट की वैल्यू में फॉल आ जाता है। मोस्ट ऑफ दी जो फिक्स एसेट होते हैं वो अपनी वैल्यू लूज इसलिए करते हैं ओवर द टाइम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, चाहे आप एसेट को यूज कर भी रहे हो चाहे आप नहीं भी कर रहे हो, अगर यूज कर रहे हो तो उसकी वैल्यू में थोड़ा सा ज्यादा डिक्रीज आ जाएगा। अगर आप यूज नहीं भी कर रहे हो तब भी उसकी वैल्यू टाइम जैसे जैसे जाता जाएगा वैसे वैसे वो क्या होती जाएगी, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, नया कुछ फैशन आ रहा है, समथिंग कुछ भी, उससे भी क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। आपके पास एक ओल्ड मशीनरी, एक नई मशीनरी है, नई मशीनरी आने के कारण ओल्ड जो मशीनरी है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अगर आप यूज कर ही रहे हो फिर तो चलो कोई बात नहीं, अलग अलग बात है। तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर आप कर मतलब आप यूज करते हो, थोड़ी सी टूट हो जाती, मतलब टूट जाता है, फूट जाती है कुछ चीज, वो चीजें आ जाता है इसमें। या फिर क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, फैशन में चेंज आ रहा है, टेस्ट में चेंज आ रहा है, या कोई भी अदर मार्केट मार्केट की कंडीशंस है, उसमें चेंज आने के कारण आपके पास जो भी एसेट है उसकी वैल्यू अगर रिड्यूस हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अभी डेप्रिसिएशन के कारण क्या क्या है, फर्स्ट आ जाता है नॉर्मल वेयर एंड टेयर। आप ड्यू टू यूजेस वेयर एंड टेयर क्यों हो सकती है, आप उसको डेली क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। एवरी एसेट हैज अ लाइफ फॉर विच इट कैन बी रन। फॉर एग्जाम्पल हर एक चीज की अगर हम एसेट की बात ना भी करें, अगर आपके पास मेडिसिन है उसकी भी लाइफ होती है कि हम उसको 1 साल तक यूज कर सकते हैं, 2 साल तक यूज कर सकते हैं। सेम एज इट इज हमारे पास जो एसेट है उसकी भी क्या होगी, लाइफ होती है कि हम उसको 5 साल तक यूज कर सकते हैं, 10 साल तक यूज कर सकते हैं। एवरी एसेट हैज अ लाइफ फॉर विच इट कैन रन, प्रोड्यूस और गिव सर्विस, कि उस समय के लिए हम उसको यूज करेंगे, उससे जो भी काम लेना है प्रोडक्शन का एंड ऑल, या सर्विस का, वो सारा काम लेंगे। दस एज वी पुट द एसेट टू यूज इट्स वर्थ डिक्रीजेज। जब भी हम उसका यूज में इस्तेमाल में लेके आते हैं उसकी जो वर्थ होती है, वैल्यू होती है, वो डिक्रीज हो जाती है। लाइक डिक्रीज कैसा देखने को मिल सकता है, उसकी एफिशिएंसी कम हो सकती है, उसकी फंक्शनिंग, जैसे आप नई मशीन लेके आए हो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वो काफी फास्ट काम कर रही है, 2 साल के बाद देखो ना उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता है उसके कारण भी क्या होती है, वेयर एंड टेयर होती है। एट द टाइम गोज बाय एलिमेंट ऑफ नेचर, विंड सन रेन, ये सारी चीजों का जो एलिमेंट है हमारे पास, नेचर है, विंड है, सन है, रेन है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर नहीं, हमारी जो एसिड होती है उसके ऊपर पड़ता है। तो जिसकी वजह से वो फिजिकली तौर पे भी क्या होके चलती है, डिटोरिएट होके चलती है। लाइक रिडक्शन इन द वर्थ ऑफ पीस ऑफ फर्नीचर ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम इवन व्हेन इट इज नॉट यूज्ड। अगर आपके पास कोई फर्नीचर पड़ा हो, फर्नीचर नहीं कोई कार भी पड़ी हुई है, अगर आप उसको यूज भी नहीं कर रहे, 5 साल से उसको ऐसे कॉर्नर पे लगा के रखा हुआ है, खड़ी करी हुई है, तब भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, चाहे आप यूज कर रहे हो चाहे आप यूज नहीं कर रहे हो, टाइम के साथ साथ वो चीजें क्या होती जाएंगी, उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। उसके बाद आ जाता है ऑब्सोलेंस। ड्यू टू द डेवलपमेंट ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इम्प्रूव्ड और सुपीरियर इक्विपमेंट, मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, sometimes fixed assets are required to be discarded before they are actually worn out due to either of the above reasons। अभी एक तो ये है कि उसके पास जो है, हमारे पास जो है 10 साल का उसका लाइफ पीरियड है कोई भी मशीनरी का, बट 10 साल से पहले ही हमें उसे क्या करना पड़ रहा है, डिस्कार्ड करना पड़ रहा है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, लाइक कुछ भी में क्या आ सकता है कि मान लो आपके पास कोई मशीनरी थी, उसका लाइफ पीरियड था 10 ईयर का, बट 3 साल आपको अभी परचेज किए के हुए हैं, बट उसकी एक बेटर टेक्नोलॉजी वाली, उसकी एक बेटर वर्जन वाली मशीनरी आ गई है। जो आपके पास मशीनरी मशीनरी होगी उसका वैसे ही क्या हो जाएगा, जो वर्थ होगी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसका जो सुपीरियर वाला इक्विपमेंट है या फिर एक बेस्ट वर्जन है वो आ चुका है, तो उसकी वजह से भी क्या होती है, एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ऑब्सोलेंस में सिर्फ दो रीजन आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आपका टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, या फिर एक फैशन स्टाइल या फिर कुछ मार्केट की कंडीशंस क्या हो रही हैं, वो चेंज हो रही हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम डेप्रिसिएशन चार्ज ही क्यों करते हैं, टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फिक्स एसेट्स हैव सम इफेक्टिव वर्किंग लाइफ ड्यूरिंग व्हिच इट कैन बी इकोनॉमिकली ऑपरेटेड। डेप्रिसिएशन
इज द ग्रेजुअल लॉस इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट्स। के डेप्रिसिएशन नो डाउट हमारे लिए एक खर्चा है, हमारे लिए एक लॉस है, बट ये कैसे होता है? ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे होता है। ऐसे नहीं सडनली 2 लाख की जो एसेट है उसकी वैल्यू कम होके 10,000 रहेगी, नहीं। धीरे धीरे हर साल कुछ ना कुछ इसमें क्या आएगा? लॉस आएगा। इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड, मान लो अगर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट डिस्क्लोज द ट्रू प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द अकाउंट पीरियड। ये हमारे लिए है तो लॉस ही, है तो हमारे लिए एक्सपेंस ही। अगर हम इसे पी एंड एल में डिस्क्लोज नहीं भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमें सही प्रॉफिट का अंदाजा नहीं लग पाएगा ड्यूरिंग दैट पीरियड। एट दैट सेम टाइम जो बैलेंस शीट होगी फिर वो भी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं हमें बता पाएगी, क्योंकि हमने उसमें एसेट की वैल्यू ज्यादा रिकॉर्ड करी होगी। जबकि हम वैल्यू, अगर हम बैलेंस शीट में मान लो कोई मशीनरी है 5 लाख की आपने ली थी, अगर आप उसको 5 लाख पर ही रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको ट्रू पोजीशन कहाँ से पता चल जाएगी? अगर आप उसमें से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करके डालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ट्रू पोजीशन निकल के आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, to retain funds in the business for replacement of the assets. Net profit is the yield of capital invested by the proprietor and may be wholly withdrawn by him in form of cash. Net जो profit है एक बिजनेस अर्न कर रहा है, वो किसका, मतलब किसके वे में? उसके लिए जो प्रोप्राइटर है जिसने वो कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उसके लिए वो एक तरह से यील्ड है, एक तरह से बेनिफिट है जो उसने लगाया है, उसके बदले में उसको रिटर्न में आ रहा है। वो उसकी मर्जी है कि अगर वो चाहे वो सारा का सारा इन कैश फॉर्म में निकाल सकता है। If depreciation is provided, this figure of net profit will be reduced and the amount of withdrawn by the proprietor will also be decreased. मान लो अगर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रही हूँ, मेरे को वो गलत प्रॉफिट दिखा के चल रहा है कि मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर उसने वो पैसा सारा का सारा निकाल लिया तो फॉर्म में तो कुछ भी नहीं रहेगा, बिजनेस में तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो ठीक है, हमें लॉस भी हो सकता है। अगर मैं वहीं पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूं, अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस चार्ज करके चलूं, जो भी लॉसेस हो रहे हैं उनको काउंट अप करके चलूं, तो मेरे पास प्रॉफिट थोड़ा सा कम होगा, बट वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा, जो मुझे वो शो करेगा वो एक्चुअल प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से प्रोप्राइटर को एक अंदाजा लग जाता है कि उसने कितना पैसा बिजनेस से निकालना है, कितना उसने रिटेन करके रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं? मेथड्स आते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। जो प्लस 2 लेवल की बात कर रहे हैं वहां पर तो हम सिर्फ 2 मेथड्स की बात करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड की, एक रिटर्न डाउन मेथड की। ठीक है, या फिर डिमिनिशिंग मेथड भी उसको बोल देते हैं। बट एट द बीकॉम लेवल हमारे पास कुछ और मेथड्स भी है जिनको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करके चलेंगे, देख के चलेंगे। फर्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। इसे फिक्स मेथड भी, फिक्स डेप्रिसिएशन मेथड भी बोला जाता है। अंडर दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर। इस मेथड में क्या होगा? डेप्रिसिएशन हर साल सेम चार्ज होगी। अगर पहले पहले साल 1500 की डेप्रिसिएशन लग रही है, अगले साल भी 1500 लगेगी, जब तक वो एसेट का लाइफ पीरियड है, मान लो साल है, तो 5 साल तक हर साल क्या होगी? 1500 ही चार्ज होगी। Suppose if an asset cost 1 lakh and depreciation is fixed, स्ट्रेट लाइन में क्या होती है? डेप्रिसिएशन फिक्स होती है, हर साल सेम चार्ज होती है। मान लो 10% है, देन 10,000 उसकी डेप्रिसिएशन निकल के आई, 1 लाख पे 10% लगाएंगे तो 10% आएगा। तो हर साल रिटर्न ऑफ भी क्या होगा? मतलब हर साल कितना हम वैल्यू डिडक्ट करते जाएंगे? 10,000 10,000 भी करते जाएंगे। इसको और क्या बोला जाता है? फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोला जाता है, या फिर ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है। नाम याद कर लेना, कभी कभी वो घुमा के पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला है, जिसमें आप क्या करते हो? जो कॉस्ट होती है एसेट की, उसको आप क्या करते हो? एसेट की जो कॉस्ट होती है उसमें से आप स्क्रैप वैल्यू को लेस करते हो। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्रैप वैल्यू? मैम वन बाय वन आओ। जब हमारी एसिड की लाइफ ओवर हो जाती है। जो तो उसका मैम कचरा रद्दी होती है, जो जैसे किसी चीज को हम भाड़े में बेच देते हैं उसको, सॉरी, भाड़े में बेचेंगे या रद्दी आएगी? रद्दी में बेचेंगे मैम, कम भाव में। मतलब जितना उसका बनता है उससे भी कम में कुछ बेचेंगे, हमें कुछ बचेगा या नुकसान ही होगा? नुकसान ही होगा मैम, 25 रुपया।
तो मान लो अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी है हर साल की, तो वो कैसे निकालेंगे? जो एसेट की कॉस्ट है उसमें से जो स्क्रैप वैल्यू है उसको डिडक्ट करेंगे, और जितना उसका लाइफ पीरियड है उससे क्या कर देंगे, हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसके नीचे आप इसको आपको इसकी एग्जांपल भी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल एक मशीन है जिसको मैंने परचेज किया है 1,20,000 पे। उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर की। आफ्टर इट्स यूजफुल, मतलब जब मैंने उसको यूज कर लिया तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी निकल के आई, 20,000 की निकल के आई। मुझे डेप्रिसिएशन करनी है कैलकुलेट, तो कैसे करेंगे? सेम एज इट इज, जो मशीनरी थी उसकी वैल्यू कितनी थी, 1,20,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 20,000। और उसका क्या था, एस्टिमेटेड पीरियड कितना था, 10 था। तो 10 years। कितना डेप्रिसिएशन निकल के आ गया आपका, 10,000 का 10,000। डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। कोई कुछ बोला? नो मैम। मान लो अगर मैंने उसको स्क्रैप में बेचा ही नहीं, मतलब जैसे आप बोल रहे हो ना रद्दी के भाव, मैंने उसको बेचा ही नहीं। अगर मैं बेचूंगी तो मेरे को थोड़ी बहुत ही वैल्यू मनी जो होगी रियलाइज हो जाएगी। अगर मैं बेचूंगी ही नहीं तो मेरी सीधा सीधा डेप्रिसिएशन कितनी निकल के आ जाएगी, मैंने कॉस्ट के ऊपर ही इस चीज को फिर क्या कर देना है, अप्लाई कर देना, देन मेरी डेप्रिसिएशन कितनी निकल के आ जाएगी, 12,000 की निकल के आ जाएगी। क्लियर? यस मैम। ये तो यस बेसिक है। ओके। ठीक है, जैसे ये हमने निकाला था 10,000 का, फिर हम क्या करेंगे, हर साल 10,000 क्या करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2015 में एक मशीनरी खरीदी है, ठीक है, तो मैं पहले साल भी उसमें से क्या करूंगी, 10,000 के डेप्रिसिएशन रिड्यूस करूंगी। 2016 में भी क्या करूंगी, 10,000 के डेप्रिसिएशन रिड्यूस करूंगी। 2000 मतलब जब तक क्या है उसका लाइफ पीरियड है, मैं हर साल सेम फिक्स डेप्रिसिएशन को क्या करती जाऊंगी, रिड्यूस करती जाऊंगी। इसको इसीलिए बोला जाता है हर साल सेम वैल्यू भी रिड्यूस होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोल देते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में कोई डाउट तो नहीं? नो मैम। नो मैम। अच्छा, स्ट्रेट लाइन मेथड के आगे आ जाते हैं बेनिफिट। सबसे ज्यादा सिंपल है, हर साल हमें कैलकुलेट करना ही नहीं पड़ेगा कि हम कितना डेप्रिसिएशन मतलब चार्ज करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है मुझे 2015 में अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा, 16 में अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल मेथड है, एक बार कैलकुलेट करते जाओ सेम ईयर, उसी को क्या करते जाओ, फिर रिटर्न ऑफ करते जाओ। एसेट इज कंप्लीटली रिटर्न रिटर्न ऑफ। ये जो मेथड है इसमें एसेट कंप्लीटली रिटर्न ऑफ हो जाता है, मतलब इसमें एंड में जो वैल्यू आ जाती है वो क्या आ जाती है, इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर मेरे पास ये 10 साल तक मुझे ये चार्ज करना है, 10 साल के बाद मेरे पास एंड वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। मतलब मैंने पूरा का पूरा इसको क्या कर लिया है, इस्तेमाल कर लिया है, वो वाली चीज आ जाती है। उसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या है, कहते हैं इसको कैलकुलेशन करने में बड़ी दिक्कत आती है। एक मिनट। when there are various machines having different lifespan, अभी एक बिजनेस है, उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मशीन होगी, हर एक का लाइफ स्पैन क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हर एक के लिए कैलकुलेट करना वो चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है हर साल के लिए। ठीक है, कि हर साल मैंने किसी मशीनरी पर कोई अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, किसी पर कोई अलग करनी है। तो कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये इलॉजिकल होती है। इट इज वेल नोन दैट एक्सपेंस ऑन इट्स रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्रीज एज द एसिड बिकम ओल्डर। कि जैसे जैसे एसिड की इंक्रीज जो लाइफ एज है उसकी वो बढ़ती जाएगी, जैसे मैंने उसको 1 साल यूज किया, 2 साल यूज किया, जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएगी उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है, उसकी जो रिपेयर का खर्चा है वो बढ़ता जाएगा। और जो टोटल बर्डन होगा उसको हम कहाँ पे डालेंगे, P&L में डालेंगे, डेप्रिसिएशन भी डालेंगे, प्लस उसका रिपेयर एक्सपेंसेस भी डालेंगे। is more in later year in comparison to earlier year, thus illogical because the efficiency and productivity of the asset is more earlier year। मतलब सिंपल है, इसको भाषा में बताया जाए तो ये है, स्टार्टिंग में ईयर में उसका क्या होता है, एफिशिएंसी ज्यादा होता है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है, उसका खर्चा कम आता है। जैसे जैसे ये ओल्ड होती जाएगी, पुरानी होती जाएगी, इसकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी। ऑन द ऑपोजिट साइड इसका खर्चा, मेंटेनेंस का, डेप्रिसिएशन, वो सारी चीजें क्या होती जाएंगी, इंक्रीज होती जाएंगी, जिसमें कोई इलॉजिकल मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, वो चीजें हैं। क्लियर हो गया इसकी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स?
यस मैम। यस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड में क्या है, ये जो स्ट्रेट लाइन मेथड है इससे थोड़ा सा पोज में आके चलता है। Under this method, as value of asset goes on diminishing after year, the amount of depreciation change every year goes on declining। कि ऐसे जो बोल रहे हैं कि हर साल एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है, हर साल एसेट की वैल्यू कम होती जाएगी, उस हिसाब से तो डेप्रिसिएशन भी क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए। जैसे पहले साल एसेट 1 लाख का था, फिर 90,000 का रह गया। स्ट्रेट लाइन में बेशक एसेट की वैल्यू जितनी मर्जी कम हो रही हो, मैं फिर भी डेप्रिसिएशन सेम लेके चल रही हूँ। डिमिनिशिंग मेथड ये बोलता है कि हर साल अगर एसेट चेंज हो रहा है तो उसके मुताबिक डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए। एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो डेप्रिसिएशन भी क्या होनी चाहिए, हर साल चेंज होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द फर्म में यही मेथड क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। The amount of depreciation is calculated as fixed percentage of the diminishing value of the asset shown in the books at beginning of each year. Each year. Under this method, the value of asset never comes to zero. तो इसमें क्या होगा, हर साल हम फिक्स जो परसेंटेज होगा, लाइक 10% दिया हुआ है, वो हर साल हम क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। बट इसमें क्या होता है, एसेट की वैल्यू लास्ट में कभी भी जीरो नहीं आती है। जैसे स्ट्रेट लाइन में वो पूरा रिटर्न ऑफ हो जाता है, बट इसमें वो रिटर्न ऑफ होता नहीं है। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर कैलकुलेट करके, ताकि आपको समझ आ जाए कि रिटर्न डाउन वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। अरे वीडियो बंद हो गया था, बता दिया करो अगर वीडियो बंद हो गया था तो। तो मान लो मैंने एक एसेट परचेज किया, मैंने एक एसेट परचेज किया, फॉर एग्जांपल 2020 में परचेज किया वो 1 लाख का, ठीक है, जिसपे डेप्रिसिएशन कितनी लग रही है, 10% की डेप्रिसिएशन लग रही है। ठीक है, तो 1 लाख पे जब मैंने डेप्रिसिएशन लगाई 10%, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 10,000 की आ गई। तो मैंने क्या कर देना, 1 लाख से 10,000 अगर मैं डिडक्ट कर दूंगी तो नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितनी बच जाएगी, 90,000 के लिए नाइनटी। बचेगी। यस मैम। ठीक है, पहले साल जो मैंने डेप्रिसिएशन लगाई वो 10,000 की लगा दी। अब जो मैंने डेप्रिसिएशन का 10% है वो 1 लाख पे चार्ज नहीं करना, जितनी मेरे पास अगले साल डिडक्ट करके अमाउंट आई है मैंने उस पे चार्ज करना है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख से 10,000 मैंने डेप्रिसिएशन निकाला तो 90,000 बचा। 90,000 के ऊपर जब मैं 10% का डेप्रिसिएशन लगाऊंगी तो कितना आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। ठीक है, अभी 2022 के लिए मेरे पास एसेट की वैल्यू क्या बच गई, 90,000 में से 9,000 डिडक्ट किया, मेरे पास एसेट की वैल्यू आ गई 81,000। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना है, इस अमाउंट पे चार्ज करना है, जो कितना आ जाएगा, 8100 आ जाएगा। इट मींस जो स्ट्रेट लाइन था उसमें आप हर साल 10,000 10,000 10,000 कर रहे थे। ये मेथड में क्या है कि अगर हर साल एसेट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, तो साथ ही में क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। हर साल डेप्रिसिएशन डिडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पे हम क्या करेंगे, इसको चार्ज करेंगे, जो भी आपका डेप्रिसिएशन का क्या होगा, रेट होगा। तो ऐसे ही क्या होता जाएगा, ये भी रिड्यूस होती जाएगी डेप्रिसिएशन, ये भी रिड्यूस होती जाएगी। बट एसेट की वैल्यू जो है वो कभी भी लास्ट में आकर जीरो नहीं आएगी, जैसे आपके स्ट्रेट लाइन वाले में आ जाती है, इसमें कभी भी जीरो नहीं आएगी। तो इतना बात क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें। क्लियर है मैम। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, उसमें क्या होता है, इसके फायदे क्या होते हैं, जैसे उसमें क्या होता है, अगर हम equal burden on P&L during the initial year, the productivity of asset is more, hence its contribution to the profit is also relatively greater। मतलब पीछे वाले जो हमने स्ट्रेट लाइन देखा था उसमें ये था कि प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी स्टार्टिंग के ईयर में ज्यादा होती है,
ठीक है। फिर धीरे धीरे उसमें तब उसकी डेप्रिसिएशन भी कम होती है। बट जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है उसकी एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, और डेप्रिसिएशन इंक्रीज होती जाती है। डेप्रिसिएशन को तो हम चेंज नहीं कर रहे ना, तो सारा का सारा बर्डन जो स्टार्टिंग ईयर में डेप्रिसिएशन लगा रहे थे वही एंडिंग ईयर में लगा रहे हैं, सारा का सारा बर्डन P&L पे पड़ रहा है। डिमिनिशिंग मेथड उस बर्डन को क्या कर देता है, इक्वलाइज कर देता है कि अगर एसिड की वैल्यू रिड्यूस होगी तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी क्या होगी, रिड्यूस होगी। स्टार्टिंग ईयर में उसकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ज्यादा थी तो ये भी ज्यादा थी। आते टाइम में क्या होने लगी, वो रिड्यूस होने लगी, तो ये भी क्या होने लगी, रिड्यूस होने लगी। कोई एक्स्ट्रा मैं बर्डन क्रिएट करके नहीं चल रही हूँ। क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। उसके बाद इसके डीमेरिट आ जाते हैं। पहले डीमेरिट तो यही है कि एसेट कभी भी कंप्लीटली रिटर्न ऑफ होता नहीं है, कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं होता, मतलब इसकी वैल्यू एंटर में कभी भी जीरो नहीं आती है। और कॉम्प्लेक्सिटी है कि हर बार आपको क्या करना पड़ता है, चार्ज करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कभी कभी क्या हो जाता है, थोड़ा सा डाउट आ जाता है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, कर देते हैं हम लोग, तो टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है इसमें। तो ये आपके सामने डिफरेंस है, ये आपने खुद करना है। तो ये +2 लेवल तक जितने मेथड थे वो कवर हो गए हैं। अब हम आगे करेंगे बीकॉम लेवल के मेथड। यहां तक कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये आपने खुद करना है, अगर कोई डाउट हो तो बता देना। चलो अभी हम करते हैं आगे वाले मेथड्स। तो ये ना पीछे +2 वाले में मुझे लगता है PDF में कुछ पेजेस स्किप हो गए। ये हमने बेसिक फैक्टर करे थे, नहीं करे थे ना, या हम पहले जब टॉपिक करा था तब कर लिए थे आई थिंक। भाई करे थे कि नहीं करे थे? नहीं करे मैम। नहीं करे थे मैम। पहले आई थिंक हमने डेप्रिसिएशन का मीनिंग कर लिया था, फिर वो 3 टर्म्स एक ही थी ना, डिप्लीशन वाली, डेप्रिसिएशन वाली, यस अमोर्टाइजेशन मैम। वाली, वो तो यस क्लियर है मैम। ना? यस यस। मैम। हाँ, वो क्लियर है। अभी ये बेसिक फैक्टर्स देख लो, फिर हम आगे वाले मेथड्स पे कंटिन्यू करेंगे। बेसिक फैक्टर जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करके चलते हैं, सबसे पहले उसमें से आ जाता है कॉस्ट ऑफ द एसेट। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट पेड और पेबल ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट इज इंक्रीज विद द अमाउंट स्पेंट ऑन इंस्टॉलेशन, फ्रेट, लोडिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 लाख की मशीनरी लेकर आ रहे हो, उसका अनलोडिंग अनलोडिंग चार्जेस डाल के उसको फ्रेट में, मतलब फ्रेट मतलब किराया, जो आपको फैक्ट्री से अपनी फैक्ट्री तक, मतलब किसी शॉप से अपनी फैक्ट्री तक लेके आने के लिए लगा, या फिर कोई इंस्टॉल करने में कोई चार्जेस लगे हैं, उन सब कुछ चीजों को क्या करेंगे, ऐड करके आपकी जो एसेट होती है कॉस्ट की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और ये सारे एक्सपेंसेस, ठीक है, जो आपको लग रहे हैं, चाहे आप बाहर से मंगवा रहे हो, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है, ऑक्ट्रॉय लग रही है, या फिर कुछ ट्रांजिट में कुछ इंश्योरेंस देना पड़ रहा है, ये सारी चीजों का एग्रीगेट करके, टोटल करके ही आपके पास क्या आ जाती है, कॉस्ट ऑफ द एसेट आ जाती है। मतलब ऐसे नहीं आपने 1 लाख पे खरीदा तो वही उसकी एसेट हो जाएगी, उसकी इंस्टॉलेशन पे, फ्रेट पे जो भी खर्चा आएगा वो भी क्या हो जाएगा, इसका ऐड हो कॉस्ट हो जाएगा। जाएगी। हम्म। उसके बाद एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ, ये भी ऐसे डेप्रिसिएशन के लिए बहुत मैटर करती है। टेक्निकल एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट। कंडीशंस अंडर विच द एसेट इज मेंटेन्ड एंड प्रिजर्व अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन एसेट। मान लो अगर किसी ने, दुकानदार से आप खरीद के लेके आए, उसने बोला ये मशीनरी 10 साल तक चलेगी। अब मैटर भी कर रहे हैं ना, आप उस मशीनरी को कैसी कंडीशंस में रख रहे हो, कैसे उसको मेंटेन कर रहे हो। अगर आप उसके टाइम टू टाइम रिपेयर नहीं कराओगे, मेंटेनेंस नहीं करोगे, तो क्या पता 10 साल यूज होने वाली जो एसिड है वो 7 साल में उसकी वैल्यू क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसकी लाइफ खत्म हो जाए। तो एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ वो भी मतलब अफेक्ट करती है, स्पेशली कब, जब आप मतलब एस्टिमेटेड वर्किंग लाइफ में जो कंडीशंस होती हैं, मतलब वर्किंग कंडीशंस होती हैं, वो भी इफेक्ट करके चलती हैं। उसके बाद सैल्वेज, रेजिड्यूल या स्क्रैप वैल्यू आता है। ये आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही चुके हो। इट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड अमाउंट विच विल बी रियलाइज्ड व्हेन एसिड इज सोल्ड।
जब आप एसेट को सोल्ड करोगे, डिस्कार्ड करोगे, या फिर एक नए एसेट से क्या कर लोगे, एक्सचेंज कर लोगे, मतलब जब भी मेरे पास जो एसेट है उसकी वर्किंग लाइफ एंड हो जाएगी, उसको बेचने के बाद, डिस्कार्ड करने के बाद मेरे हाथ में कितना अमाउंट आ रहा है, वो क्या हो जाता है, मेरे पास रेडी रेजिड्यूल या फिर सैल्वेज वैल्यू निकल के आ जाती है, जिसको मैं हमेशा क्या करती हूँ, डिडक्ट करके चलती हूँ, जो भी मेरे कॉस्ट होती है एसेट की। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस हाँ। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। Proper repair and renewals undertaken at regular interval help in keeping the asset in good condition. वही है ना कि मैंने बताया कि 10 साल की एसेट की जो लाइफ है वो कम होकर 7 ईयर की रह जाएगी अगर आपने प्रॉपरली इसको मेंटेन नहीं किया। ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर आप हर थोड़े थोड़े टाइम बाद उसकी रिपेयर करवा रहे हो, रिन्यूअल करवा रहे हो, तो वो उसको अच्छी कंडीशन में रख रहे हो, तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ जो होगी मेंटेन कर रखी रही मेंटेन रहेगी। बोथ हैंडलिंग एंड केयरलेस अप्रोच एडवर्सली अफेक्ट द लाइफ ऑफ एन एसेट। अगर आप जो उसको अच्छे से हैंडल नहीं कर रहे हो, केयरलेसली उसका ध्यान ही नहीं रख रहे हो, तो लाइफ ऑफ एसेट क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। दस बिफोर एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दिस फैक्टर मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ठीक है, ये रिपेयर हो गए, रीन्यूअल हो गए, डेप्रिसिएशन पे ये सारी चीजें बहुत इफेक्ट करके चलती है, तो इनको भी ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ ऑब्सोलेंस। ये हम कर चुके हैं आई थिंक, फिर भी एक बार देख लेते हैं कि ऑब्सोलेंस क्या होता है। मीनिंग देख लिया है। इफ द एसेट इज लाइकली टू बी of nil value due to some new inventions, more amount of depreciation should be provided. Lesser the period, more will be the amount of depreciation. मान लो, suppose if the asset is expected to be obsolete within 6 years, मुझे पता है कि अगर कोई asset है उसकी लाइफ 6 साल की है, तो मैं उसकी डेप्रिसिएशन को ऐसे 6 सालों में स्प्लिट करूंगी कि मेरे को सारी चीजें रिकवर हो जाए। द फर्म विल हैव टू स्प्लिट इट्स वैल्यू ओवर 6 ईयर। If it obsolete in 5 years, the value will be split over 5 years. अभी देख लो, मान लो कि मेरे पास एक एसेट है, उसकी वैल्यू 6 साल की है, ठीक है, तो 6 साल के अकॉर्डिंग में उसकी डेप्रिसिएशन हर साल कितनी कितनी मुझे देनी है वो मैं स्प्लिट करके चलूंगी। बट अगर कोई नई मशीनरी आ गई, नई मशीनरी की आने के कारण मेरे पास जो मशीनरी थी उसकी वैल्यू कम हो गई, उसका जो लाइफ स्पैन था वो कम हो गया, 4 साल का रह गया। अभी मेरे को वो जो डेप्रिसिएशन है वो 4 सालों में पूरी करनी है, तो मेरी डेप्रिसिएशन की अमाउंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मुझे पहले जो डेप्रिसिएशन 6 सालों में स्प्लिट करनी थी, अब उसको कितने सालों में स्प्लिट करना पड़ रहा है, 4 सालों में करना पड़ रहा है। इसलिए क्या हो रहा है, क्विक जो ऑब्सिलेंस होता है उससे क्या हो जाता है, मतलब जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होती है वो चेंज हो जाती है, इंक्रीज होती रहती है हर ईयर तक। तो यहाँ पे क्लियर हुआ? यस मैम। ये लास्ट 2 पॉइंट है बेसिक फैक्टर अफेक्टिंग के। लीगल प्रोविजंस, इफ देयर आर सम लीगल प्रोविजंस फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट इन सेम शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। वही है ना, अगर कुछ इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग या फिर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने कुछ लॉ दिया हुआ है, कुछ प्रोविजंस दी हुई है कि हमने कैसे डेप्रिसिएशन लगाना है, कैसे कैलकुलेट करना है, तो उनको ध्यान में रख के चलो। एडिशन टू एसेट, एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर और ऑन एक्सटेंशन और एडिशन टू ओल्ड मशीनरी विल सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन इन द ईयर इन विच द एडिशन इज मेड टू एसेट। अगर किसी साल में क्या कर रही हूँ, अपने एसेट में कुछ ऐसा कैपिटल, कैपिटल मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस था? कैपिटल मैम जो फिक्स एसेट पे, बड़े एसेट्स पे होते हैं। रेवेन्यू मींस जो डेली रूटीन वाले हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। रेवेन्यू हो गए बहुत छोटे मोटे से खर्चे, कैपिटल हो गए थोड़े बड़ी अमाउंट के खर्चे जो हम बड़े एसेट्स वगैरह पे करते हैं। तो ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर मैं इनकर करके चल रही हूँ, या फिर मैं कोई मेरी ओल्ड मशीनरी है उसमें कुछ एक्सटेंशन ला के चल रही हूँ, तो जो भी एक्सटेंशन लाया है उसकी डेप्रिसिएशन उसी साल में कैलकुलेट होगी। ऐसा नहीं मैंने उसको क्या कर देना है, नेक्स्ट में जाके ट्रांसफर कर देना है। ये डेप्रिसिएशन की कुछ एंट्रीज हैं, वो आपसे पूछ लेता है। द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर पास टू गिव इफेक्ट टू द डेप्रिसिएशन। अगर मुझे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है, मतलब डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, देन एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट मतलब अगर आप मशीनरी पे दे रहे हो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट टू भी क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट। सेम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रही है, अगर आप उसको क्या करोगे, पी एंड एल में जाके रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर ट्रांसफर कर रहे हो पी एंड एल में, देन पी एंड एल में क्या हो जाएगा, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। पी एंड एल डेबिट क्यों हुआ, कोई रीजन दे सकता है मेरे को, क्रेडिट क्यों नहीं हुआ? मैम क्योंकि ये डेप्रिसिएशन बाय लॉस में हो गया। लॉस है।
डेबिट ऑल द लॉसेस वाला लगा लो रीजन, कि पी एंड में जो अपना लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, वो हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करके चलते हैं, डेबिट साइड में करते हैं। यस मैम। यस मैम। अगर कोई किसी साल में नया एसेट परचेज कर लूंगी तो उसके एडिशनल एसेट कुछ परचेज कर रही हूँ, देन आपको एसेट लेने की एंट्री पता ही है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मेरे पास एसेट आया तो डेबिट कर दिया, पैसा निकला बैंक से तो बैंक को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अगर मैं किसी एसेट की सेल कर रही हूँ तो एंट्री अपोज में चली जाएगी, जब ले रही थी एसेट अकाउंट डेबिट था, बैंक अकाउंट क्रेडिट था। अब एसेट को क्या कर रही हूँ, सेल कर रही हूँ, तो सेल किया तो पैसा किधर आएगा, बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और एसेट मेरे हाथ से चला गया तो एसेट क्या हो जाएगा, मेरा क्रेडिट हो जाएगा। अगर फॉर द डेप्रिसिएशन ऑफ करंट पीरियड, मान लो मैंने मतलब कोई करंट पीरियड है उसकी डेप्रिसिएशन निकाल रही हूँ, सेम एंट्री है, पी एंड एल वाली भी चलो हो गई है। हाँ, कि अगर किसी एसेट की सेल करी है तो भी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, उसका भी पी एंड एल में ट्रांसफर हो जाएगा, ये एंट्री तो क्लियर ही है। अब ये मेथड्स, पहले दो मेथड हम इसमें कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, हम आगे वाले करेंगे, ये अभी हमने नहीं करना। मैम जो पीछे वाला था वो खोलना जरा, एक मिनट वो दिखाना एक मिनट। कौन से वाला? ये जो अभी हमने किया एंट्रीज की थी जो परचेज एंड सेल वाली। ये वाला, ये लो। हाँ जी। मैम जो पहले आया था ना इससे पहले, उसमें तो हमने किया था कि फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन सेल, तो उसमें तो हम्म, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन किया था। देखो इस एंट्री में ना थोड़ा सा लिखा नहीं हो, लिख लो वो। अगर मेरे को प्रॉफिट हो गया, मतलब से अगर मैंने सेल किया, सेल में अब हम करते हैं तो हमें लॉस भी हो सकता है, सेल करते टाइम हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, यस हो मैम। सकता है। यस अगर मैम। आप इस एंट्री पे ना जाओ, इस एंट्री में एक एंट्री लिखी हुई है, वो नीचे वाली उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक एंट्री है, दूसरी एंट्री इसमें नहीं लिखी हुई है। अगर मैं एसेट की सेल कर रही हूँ, मेरे को प्रॉफिट भी हो सकता है, मेरे को लॉस भी हो सकता है। अगर मेरे को लॉस हो गया देन क्या आ जाएगा, पी एंड एल डेबिट चला जाएगा। अगर मेरे को प्रॉफिट हो गया देन पी एंड एल क्या चला जाएगा, क्रेडिट चला जाएगा। ऐसे क्लियर? यस मैम। ऐसे क्लियर? ये तो पता है ना, जब प्रॉफिट होता है, अगर मैंने कोई एसेट सेल करा उसपे मेरे को लॉस हो गया, देन पी एंड एल टू एसेट आ जाएगा। अगर मेरे को प्रॉफिट हो गया है तो इसका एंट्री पॉज में चला जाएगा, तो मतलब एसेट ऊपर, पी एंड एल नीचे। आप क्लियर है, उसमें वो एक एंट्री था इसलिए आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। अब चलें आगे। यस मैम। ये हो चुका है हमारा ऑलरेडी। ये एक मैंने करवाना है अभी डिमिनिशिंग में जाने से पहले, ठीक है इधर से आ जाओ। हाँ, अगर डिमिनिशिंग मेथड में मेरे को रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन ना हो, अगर तो क्वेश्चन में गिवन है लाइक 10% कैलकुलेट कर लो, 20% कैलकुलेट कर लो, देन इट इज फाइन। बट अगर मेरे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है देन मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूंगी? ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक मेथड दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है, मैं इसकी हेल्प से इसको क्या करूंगी, कैलकुलेट करूंगी। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड में बी डिटर्मिन, डिमिनिशिंग मेथड में मैंने ऐसे निकालना है, 1 - n रूट रेजिड्यूल वैल्यू अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय 100। एन मतलब यूजफुल लाइफ के कितने साल तक मैंने उसको यूज करना है। इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझ लो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपके सामने क्या है, एग्जाम्पल है। इफ द कॉस्ट ऑफ द मशीन, मशीन की कॉस्ट है 10,000 की, स्क्रैप वैल्यू 4 साल के बाद कितनी आ रही है, 2,000 की आ रही है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेगा, 1 - n, n मतलब रेजिड्यू जो उसकी नंबर ऑफ ईयर है, नंबर ऑफ ईयर्स इस पे यहाँ पे कितने थे 4, तो 1 - 4 आ गया। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू ऊपर आ जाएगा, नीचे आपकी क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी मशीनरी की, मल्टीप्लाई बाय 100। मतलब हर साल मैंने 33.33% डेप्रिसिएशन क्या करनी है, चार्ज करनी है। क्लियर हुआ? मैम रिपीट करियो। श्वेतपाल दोबारा बोलना। मैम रिपीट कर दो, रिपीट।
रिपीट कर दें, एक सेकेंड। हाथ लगाने की देर है, ये भाग जाता है। हम्म मैंने ये बोला, अगर मेरे को क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, मैंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है, देन 1 - n, जो भी मेरे पास आ जाएगा, रेजिड्यूल वैल्यू अपॉन में कॉस्ट मल्टीप्लाई में 100, ये फॉर्मूला मेरे पास लगेगा। मैंने ये बताया। एन मतलब क्या है, यहाँ पर यूजफुल नंबर ऑफ लाइफ्स है, मतलब कि कितने साल तक वो चीज यूज होगी। जैसे ये इस एग्जांपल में था कि इसकी कॉस्ट ऑफ मशीनरी क्या थी, 10,000, तो मैं नीचे क्या लिख दूंगी, 10,000 लिख दूंगी। रेजिड्यूल वैल्यू थी 2,000 की, कितने साल के बाद, 4 साल के बाद। इसमें इट मीन्स नंबर ऑफ ईयर्स मेरे पास कितने हैं, 4 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय क्या है, 100 है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगी, मेरे पास 33.33% आएगा हर साल। मतलब डेप्रिसिएशन, मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मेरे पास कितना आ गया, 33.33% आ गया है। तो इसी को मैं क्या करूंगी, आगे कैलकुलेट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल पहले साल क्या होती, मेरे पास वैल्यू 10,000 की थी, मेरे एसेट की वैल्यू 10,000 की थी। 10,000 पे मैंने 33.33% लगाया, तो मेरे पास जो डेप्रिसिएशन निकल के आ गई वो कितनी आ गई, 3,333 निकल के आ गई। और नेक्स्ट साल मैंने किस वैल्यू पे लगाना है, 10,000 में से ये 3,333 अगर मैं डिडक्ट करूंगी, मेरे पास आ जाएगा 6,667। तो नेक्स्ट ईयर मैं इस पे लगा के चलूंगी। फिर ऐसे जब इसको माइनस करूंगी, अगले साल मेरे पास आ जाएगा 4,445, तो मैं उस पे चार्ज करूंगी। मतलब सिंपल ये फॉर्मूला था रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का, कि अगर आपके पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना हो डिमिनिशिंग मेथड के अंदर, तो आपने उसको ऐसे कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया। यस मैम। सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड, इसके कुछ हायर परचेज, ये मेथड हायर परचेज सिस्टम में भी लगा सकते हैं हम लोग। हायर परचेज वाला हम बाद में करेंगे, वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। उसकी हेल्प से हम इसको इंस्टॉलमेंट वगैरह जो भी होगी वो निकाल सकते हैं। तो ये मेथड को ध्यान से देख लेना, 2-3 जगह पर यूज होता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोला जाता है। इट इज अ वेरिएशन, एक मिनट, हाँ, इट इज अ वेरिएशन ऑफ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसकी जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब जो हम पीछे करके आए हैं डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, उसकी एक वेरिएशन है। इन दिस केस द एनुअल डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस इट्स स्क्रैप वैल्यू बाय द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द। अच्छा चलो बाकी बात छोड़ो, पहले तो ये देखो, नीचे वाले एग्जांपल आ जाओ, मीनिंग पे बाद में आते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। सपोज द मीनिंग बाद में करते हैं, पहले एग्जांपल करो। सपोज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट इज 10 ईयर। एक एसेट है, उसकी लाइफ कितनी है, 10 साल की है। देन टोटल मैं उसका क्या निकालूंगी, सम ऑफ डिजिट्स में कैसे निकालूंगी। अगर 10 साल है, फिर 10 के बाद क्या आ जाएगा, 9 साल रह जाएंगे, फिर 8 साल, फिर 7 साल। ऐसे ही मैंने क्या करते जाना है, इसको पूरा रिड्यूस करते जाना है एंड तक। ऐसे अगर 5 साल होते तो 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे बैक साइड पे क्या करते जाना है, इसको पीछे की तरफ मैंने रिड्यूस करते जाना है। और बाद में फिर मैंने क्या कर लेना है, या तो फिर ये कर लो 10, 9, मतलब पीछे बैक काउंटिंग करते चले जाओ। या फिर ये नहीं करना तो आप क्या कर लो, ये नहीं करना तो एक फॉर्मूला यूज कर लो, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला यूज कर लो। अगर आप इसको काउंट करो जरा, ये बैक काउंटिंग को कितना आ रहा है, स्क्रीन पर ना भी जाओ, करो कैलकुलेट इसको। 55 ही आ रहा है मैम। और अगर मैं 55 आ गया, अगर मैं ये शॉर्टकट वाला मेथड लगाऊं, नंबर ऑफ ईयर मेरे पास 10 थे, टेन प्लस 10, 11। 10 को 11 से मल्टीप्लाई किया, 110। 110 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 55, 55 आ जाएगा। मतलब याद रख लो, अगर सम ऑफ ईयर मेथड में अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर पाते हो देन वेल एंड गुड। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला भूल गया तो सिंपल जितना ईयर दिया हुआ है, मतलब 5 साल दिया, 6 साल दिया, 10 साल दिया, वहां से बैक काउंटिंग करनी स्टार्ट कर दो जब तक वो 1 नहीं आ जाता।
ठीक है, दोनों मेथड में जैसा मर्जी यूज कर लो। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ये बंद कैसे हो गई पीडीएफ? अच्छा, अभी देखो ध्यान से ये पैराग्राफ, कि मान लो मुझे क्या करना, अरे यार ये फिर से हो गया बंद। अगर मान लो, अच्छा ये तो मैंने निकाल दिया, सम ऑफ ईयर डेप्रिसिएशन में मेरे पास सिर्फ एक नंबर आया है 55। 55, अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं या फिर मैं डिमिनिशिंग की बात करूं, मेरे पास एक परसेंटेज होती थी, 10%, 15%, 8%, तो मैं परसेंटेज लगाती थी, मेरे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाती थी। अब सम ऑफ डिजिट मैथ्स में मैंने इसको यूज करके क्या करना है, डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालनी है। कैसे निकालूंगी? फॉर एग्जाम्पल 10 साल तक है, तो पहले साल की जो फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन होगी वो कैसे निकलेगी, 10, और जो इसका टोटल है 55, फिर नेक्स्ट ईयर सेकंड ईयर की कैसे निकलेगी, अगला नंबर कौन सा है, 9, 9/55। थर्ड ईयर की कैसे निकलेगी, 8, 9 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है, 8, 8/55। ये जो नीचे हमने नंबर निकाला है वो वाला हर साल नीचे रहेगा, और लास्ट तक हमने 10 साल तक ऐसे ही क्या कर लेना है, कंटिन्यू कर लेना है। क्लियर हुआ? यस मैम। इसके न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, आएगा तो मोस्ट ऑफ द +2 लेवल तक, इतना ज्यादा नहीं आएगा, इसमें एक दो मेथड ही ज्यादातर पूछे जाते हैं, बट स्टिल फिर भी कवर तो हमने सारे ही करने हैं। एक तो इसको बंद होने का शौक है। तो ये इट इज अ वेरिएशन ऑफ रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड, कर तो हम इसमें भी रिड्यूस ही रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा वेरिएशन है, जो पीछे वाला डिमिनिशिंग मेथड था। In this case, the annual depreciation is calculated by multiplying the original cost of the asset less its estimated scrap value by the fraction represented। तो अगर मैंने क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो मैं क्या करूंगी, जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी, ओरिजिनल कॉस्ट आएगी एसेट की, उसमें स्क्रैप वैल्यू माइनस होगी। ये तो क्लियर है ना, स्क्रैप वैल्यू कॉस्ट में से माइनस ही होती है। यस मैम। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ये जो अभी हमने क्या करी है, फ्रैक्शन निकाली है, जैसे पहले साल की फ्रैक्शन ये, दूसरे साल की फिर ये, तीसरे साल की फिर ये, इससे क्या कर देंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस साल इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हर ईयर एक नई डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम मैम। ये वाला दोबारा बताना, ये वाला पॉइंट। पहले तो ये लाइन पढ़ लो, कहते इन दिस केस द एनुअल डेप्रिसिएशन, हम हर साल की डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, जो ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट की, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, जो फ्रैक्शन आ रही है। तो हर साल मेरे पास, जैसे नेक्स्ट वाले पेज पे लेके चलती हूँ, तो ये है डेप्रिसिएशन टू बी रिटर्न ऑफ इन फर्स्ट ईयर। पहले साल की अगर मुझे डेप्रिसिएशन निकालनी होगी तो 10/55 कर दूंगी, फिर उसके बाद मैंने अगर सेकंड ईयर की निकालनी होगी तो फ्रैक्शन मेरे पास आ जाएगी 9/55। दोबारा से अगर मैंने इसको कैलकुलेट करना है तो दोबारा से बता देती हूँ, रुक जाओ। मैंने ये बोला, अच्छा ये तो समझ में आ गया कि मैंने ये नंबर कैसे निकाला, चाहे मैं बैक काउंटिंग से निकालूं चाहे ये फॉर्मूले से निकाल लूं, निकालिए सम ऑफ डिजिट मेथड में से। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी, मुझे हर साल डेप्रिसिएशन चाहिए होगी, ये तो मैंने एक नंबर निकाला है, फॉर एग्जाम्पल 10 साल इसकी लाइफ पीरियड है, मुझे पहले साल की डेप्रिसिएशन चाहिए, फर्स्ट ईयर की में मैं कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगी, सेकेंड ईयर में मैं कितना करूंगी, थर्ड ईयर में मैं कितना करूंगी। तो फर्स्ट ईयर में मैं कैसे करूंगी, जो भी मेरी कॉस्ट है एसेट की, उसमें से जो भी मेरी स्क्रैप वैल्यू है वो माइनस होगी, और मल्टीप्लाई किससे होगा, पहले साल कैसे निकालूंगी, बैक काउंटिंग कर रही हूँ, पहला नंबर क्या है, 10 है, और नीचे जो मेरा टोटल आया है, ये जो 55 आया है, ये नीचे मेरा टोटल है ईयर्स का, तो उसको मैं क्या कर दूंगी, इससे डिवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट ईयर में किससे डिवाइड कर दूंगी, 10 के बाद अगला नंबर कौन सा आता है, 9, टोटल नीचे 55 भी रहेगा। तो इस फ्रैक्शन से क्या कर रही हूँ मैं, बेसिकली मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो अगले साल 8/55, फिर नेक्स्ट ईयर 7/55, ऐसे ही रिड्यूस मेथड ही हो रहा है, बस उसका थोड़ा सा वेरिएशन है डिमिनिशिंग का। क्लियर हुआ अभी? यस मैम।
नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिप्लीशन मेथड। दिस मेथड इज एन अकाउंटिंग फॉर नेचुरल रिसोर्सेज। हमने पढ़ा है थोड़ा सा, हमने 3 वर्ड करे थे ना वो जो पहले हमने डिस्कस करा था डाउट सेशन से पहले। वहां पे जब हमने डेप्रिसिएशन कवर करा था हमने 3 वर्ड पढ़े थे, यस डेप्रिसिएशन, मैम। डिप्लीशन एंड अमोर्टाइजेशन। तब हमने डिप्लीशन क्या पढ़ा था ये बताओ। डिप्लेशन फॉल इन द वैली ड्यू टू द यूज ऑफ माइनिंग। जो प्रोसेसेस होते हैं नेचुरल प्रोसेसेस, उनकी वजह से जो हमारा फॉल इन द वैल्यू होता है, माइनिंग, क्वेरिंग, वेस्टिंग एसिड्स होते हैं ये। वेस्टिंग एसिड्स के ऊपर लगती है। भाई फिक्स एसिड्स हो गए डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसिड्स हो गए अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन। वेस्टिंग एसिड्स हो गए देन डिप्लीशन। ठीक है, पूछ ले तीनों का आपको है। फिक्स एसिड पे डेप्रिसिएशन लगती है, इंटेंजिबल एसिड पे अमोर्टाइजेशन लगती है, वेस्टिंग एसिड पे डिप्लीशन होती है। तो अब इसका देखो, दिस मेथड इज एन अकाउंटिंग फॉर नेचुरल रिसोर्सेज रेदर देन अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन। वेस्टिंग एसेट्स सच एज माइंस, क्वेरीज, द क्वेरीज एंड लाइक आर एग्जांपल्स ऑफ सच नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जैसे माइंस है, इसमें से मैं क्या निकालती हूँ, कोला वगैरह निकालती हूँ, तो ये एग्जांपल है मेरी नेचुरल रिसोर्सेज की। द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ एसिड इज दैट दे कैन नॉट बी डेप्रिशिएटेड बट कैन ग्रेजुअली बी डिप्रीटेड। ये जो एसिड होते हैं कहते हैं वो डेप्रिशिएट नहीं होते, बट ये क्या होते जाते हैं, डिप्लीट, मतलब धीरे धीरे डिप्लीट, मतलब वैल्यू कम होते जाना, खत्म होते जाना। खत्म होते जाना। होते जैसे जाते हैं। कोयले की खान है, तो उसमें से मैं कोयला निकालती जाऊंगी, निकालती जाऊंगी, निकालती जाऊंगी, तो फिर कुछ टाइम के बाद मेरे को क्या देखने को मिलेगा। खत्म, खाली। नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसीलिए डिप्लीट तो होंगे ही। फॉर एग्जाम्पल, अ कोल माइन कैन बी कंसिडर्ड एज एन अंडरग्राउंड इन्वेंट्री ऑफ कोल, बट सच इन्वेंट्री कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द करंट एसिड। बट आप इसको करंट एसिड में कैलकुलेट थोड़ी ना करके चल सकते हो फिर, अगर मैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर लूँ, माइंस की, क्वेरीज की। यस मैम। तो एग्जाम्पल है, सपोज अ माइन इज एक्वायर्ड फॉर रुपीज 10 लाख। मैंने एक माइन ली है 10 लाख की, उसकी एस्टिमेटेड and it is estimated that 2,50,000 tons of coal can be extracted। जैसे एक एसिड होता है उसकी तो लाइफ ईयर्स में होती है ना, 10 साल 15 साल। अब ये कोले की खान है, तो उन्होंने बताया मैंने 10 लाख में ये कोले की खान ली है, माइन ली है, इसमें से 2,50,000 टन कोला क्या कर सकती हूँ, मैं निकाल सकती हूँ। देन अगर मेरे को इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो कि हर साल मतलब कितने साल ये कितने रेट से क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है या फिर डिप्लीट हो रहा है, देन मैं कैसे निकालूंगी, जितना इसका क्या है, जितने में मैंने इसको एक्वायर किया है और इसको डिवाइड कर दूं कि जितना मैं इससे क्या कर सकती हूँ, एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो 4 क्या आ गया, इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। तो मान लो हर साल मैं क्या कर रही हूँ, 50,000 टन भी एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ। टोटल तो मैं इसमें से 2,50,000 टन एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। टोटल 2,50,000 टन मैं इसमें से एक साल में थोड़ा निकाल लूंगी। हर साल मैं थोड़ा 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 करके क्या करूंगी, एक्सट्रैक्ट करूंगी। मान लो एक साल में मैंने 50,000 टन क्या कर दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। देन डेप्रिसिएशन उस पर्टिकुलर ईयर की क्या हो जाएगी, जितना मैंने एक्सट्रैक्ट करा उसको उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, जो मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आया है उससे। क्लियर हुआ। भाई क्लियर हुआ। नो मैम। नो मैम की यस मैम। नो मैम। नो का रीजन भी बताओ। मैम इसमें ऐसे किया है ना, भी मान लो वो माइन है, उसकी जो है, रेट है वो 10 लाख का है। एस्टिमेटेड उसमें हम्म। बता दिया अभी इतने टन कोल है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उनको डिवाइड करके निकाल लिया। और जितनी जितनी हम्म। हर साल निकाली जाएंगे उसके ऊपर बस ले लेंगे, सारी के ऊपर तो नहीं लेना। नहीं, मान लो एक साल में 50,000 निकाला, एक साल में उसके आप ऊपर जितना ले लिया। एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो और आप डेप्रिसिएशन भी उसी पे लगा के चलोगे ना। उतना ही डिप्लीट हुआ है फिलहाल तो, मतलब 4 साल के बाद वो प्रॉपर डिप्लीट होएगा। एक साल में आप जितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आप उसी के ऊपर चार्ज करोगे ना, क्योंकि आपने हर साल इसकी क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है। तो मैम ₹4 क्यों लिखा है फिर? वो तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। अच्छा।
मतलब कि एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर टन ऑफ कोल, कि एक कोल पे 4 रुपए के हिसाब से क्या होगा, वो डेप्रिशिएट करके चलेगा, वो है वो तो। ठीक। ओनली कोले पर भी यूज नहीं होता है, ये जो मिनरल्स होते हैं, ऑयल होता है, टिम्बर होता है, उन जैसी चीजों पर भी ये चीज क्या होके चलती है, यूज होके चलती है। तो आप ऑयल को, टिम्बर को ऐसा तो नहीं बोल सकते, या फिर कोई गैस होगी उसको तो ऐसा तो थोड़ी ना बोल सकते कि तू 10 साल में डेप्रिसिएट हो जाएगा, तो उसकी तो क्वांटिटी वाइज होएगा ना। यस मैम। चलें आगे। यस मैम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मशीन आर रेट मेथड। दिस मेथड इज यूज इन केस ऑफ an asset can be measured in machine hours, which is used for dividing depreciable amount to calculate depreciation per hour. Here, it is necessary to estimate the total effective working hours during the whole life of the machine and to divide this total into the, मतलब बेसिकली अब पहले हम क्या कर रहे थे, ईयर के बेसिस पे वो कितना उसका लाइफ स्पैन है, उसके बेसिस पे हम क्या कर रहे थे, इसको कैलकुलेट कर रहे थे। अब हम लगा रहे हैं आवर के हिसाब से। तो दिस मेथड, ये जो मेथड है, can be measured in machine hours, which is used for dividing depreciable amount to the calculated depreciation per hour, कि एक आवर के हिसाब में उसमें कितना डेप्रिसिएशन होके चल रहा है, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। here it is to estimate the total effective working hours, कि टोटल उसके इफेक्टिव वर्किंग आवर्स कितने हैं ड्यूरिंग द होल लाइफ ऑफ द मशीन। अगर मशीन को 10 साल तक यूज करना है, 5 साल तक यूज करना है, तो मैं इफेक्टिवली कितने आवर तक उसको यूज कर पाऊंगी, एंड उस आवर्स के हिसाब से, पहले मैं ईयर के हिसाब से क्या करती थी, डिवाइड करके चलती थी। अब मैं क्या कर रही हूँ, आवर के हिसाब से डिवाइड कर रही हूँ, ईयर के बदले बस यहाँ पे आवर आ गया और कुछ नहीं है। सुना तो होगा, पहले बीकॉम में किया तो होगा ये। यस मैम। तो क्या जानते हो इसके बारे में? मैम जैसे वहां पे बस ईयर्स रहते, जैसे 10 20, इस बार यहाँ पे हमने आज लगा देंगे, बाकी सेम है। एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर लो इस चीज को। एक मशीन है, उसकी कॉस्ट है 50,000, 50,000 है। एस्टिमेटेड रेजिड्यूल वैल्यू मेरे पास 10,000 की है। एक्सपेक्टेड इफेक्टिव आवर्स ड्यूरिंग द लाइफ इज 20,000, मतलब इसने ये नहीं बोला ये चीज 10 साल तक यूज हो सकती है, ये सिर्फ 8 से 8 साल तक यूज हो सकती है, उसने ये बोल दिया ये 20,000 घंटे तक इफेक्टिवली काम कर सकती है। देन डेप्रिसिएशन चेंज पर मशीन आवर, तो हर आवर के हिसाब से, जैसे पहले हर एक साल के बाद से डेप्रिसिएशन चेंज होती है, अब हम आवर मेथड लगा रहे हैं, तो क्या होगा, हर एक घंटे के बाद में क्या होगा, डेप्रिसिएशन में क्या आएगा, चेंज आएगा। ठीक है, हर एक घंटे के बाद में चेंज आएगा। तो पहले क्या होता था, मतलब डेप्रिसिएशन रेट निकालने का, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, नीचे आप डिवाइडेड कर देते थे जो भी उसका लाइफ स्पैन होता था। बट अभी क्या है, आपके पास मशीन आवर मेथड है, तो आप उसको डिवाइड कैसे करोगे, जो भी उसके वर्किंग आवर्स है, लाइक 20,000 उसके वर्किंग आवर्स है, तो आप उससे उसको क्या करोगे, डिवाइड, मतलब ईयर्स को रिप्लेस कर दिया आवर से, बाकी सारा कुछ सेम है। क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास प्रोडक्शन यूनिट मेथड। Under this method, depreciation of the asset is determined by comparing the annual production with estimated total production. एक साल में मैं कितना प्रोडक्शन कर रही हूँ उसका उसके हिसाब से मैं कर रही हूँ। द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड बाय यूज ऑफ द फॉलोइंग मेथड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालनी है एक पर्टिकुलर पीरियड की, एक साल की, तो मैं कैसे निकालूंगी, जितनी अमाउंट क्या हो रही है, डेप्रिसिएशन डेप्रिशिएबल हो रही है, उसको मैं क्या करूंगी, प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड, मैंने एक साल में कितना प्रोडक्शन करा, 1 टन करा, 2 टन करा, और एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन कितना है, मान लो मैं उसका 5 साल तक कितना कर सकती हूँ, 50 टन कर सकती हूँ, तो उससे क्या कर दूंगी, डिवाइड। जितना एक साल का मैं निकाल रही हूँ ना, एक साल की जो प्रोडक्शन है उसको किससे डिवाइड कर दूंगी, जो उसका आ जाता है एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन आ जाता है, उससे क्या कर दूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी। एक सेकेंड रुकना, आगे वाला तो आ रही है।
हाँ, ये हमारा लास्ट मेथड ही है डेप्रिसिएशन का। ये हमारा लास्ट मेथड ही है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक साल की अगर मैंने निकालनी है, डेप्रिसिएशन निकालनी है प्रोडक्शन यूनिट मेथड के अंदर, तो जितना उस साल प्रोडक्शन किया है उसको किससे डिवाइड कर रही हूँ मैं, मेरे जो एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन होगा। पहले मैं टोटल आर ले लिया, टोटल ईयर ले लिया, अब मैं प्रोडक्शन मेथड में क्या ले रही हूँ, टोटल प्रोडक्शन ले रही हूँ। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये देख लो थोड़ा सा, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है। Para 26 of Accounting Standard 6 state that where the depreciable assets are revalued, मान लो कोई एसेट है वो डेप्रिशिएबल है, बट अब मैं क्या कर रही हूँ, उसकी रीवैल्यूएशन कर रही हूँ। द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन शुड बी बेस्ड ऑन द रीवैल्यूड अमाउंट। तो जब मैं डेप्रिसिएशन की प्रोविजन रेडी करूंगी तो वो भी किसके बेस होनी चाहिए, जो मेरे पास रीवैल्यूएशन की अमाउंट आनी चाहिए उस पे बेसिस होनी चाहिए, पुरानी वाली अमाउंट के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। एंड ऑन द एस्टिमेटेड ऑफ द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ सच एसेट्स, in case the revaluation has a material effect on the amount of depreciation, the same should be disclosed separately in the year in which revaluation is carried out. सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 का एक पैराग्राफ है जिसमें ये मेंशन किया हुआ है, अगर मैं किसी डेप्रिसिएबल वाले एसेट को रीवैल्यू कर रही हूँ, देन मैं क्या करूंगी, डेप्रिसिएशन भी उसी के ऊपर ही, उसी के बेस पे ही आगे कैलकुलेट करके चलूंगी। अगर इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पड़ रहा है उस साल की डेप्रिसिएशन की अमाउंट के ऊपर, कुछ मटेरियल मतलब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पड़ रहा है, तो मैं उसको भी क्या करके चलूंगी, सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलूंगी। अगर पीछे मैंने जिस रीवैल्यूड एसेट के बारे में पढ़ा, अगर मैं उसको क्या कर लूं, रीसेल की सॉरी रीवैल्यूड वाला एसेट है, अगर मेरा मन बन जाए कि उस रीवैल्यूड वाले एसेट को मुझे क्या करना है, सेल करना है, तो इसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में बताया हुआ है, पैरा 32 में। पैरा बेशक याद रखो ना रखो, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद रख लो कि रीवैल्यूड वाले एसेट की अगर मैंने सेल करनी है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 क्या बोलता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अगर उस एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो हम उसको क्या करेंगे, डेबिट में, एसेट अकाउंट के डेबिट में कर देंगे, और एंड या फिर एसेट अकाउंट के डेबिट कर देंगे, या फिर क्रेडिटर टू किस में कर देंगे, रीवैल्यूएशन रिजर्व और सरप्लस अकाउंट में। अगर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इससे बिल्कुल क्या कर दो, ऑपोजिट कर दो, पी एंड एल में जाकर क्या कर दो, इसको डेबिट कर दो, एंड एसेट अकाउंट में क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। एसेट अकाउंट वाला रूल तो आपको वैसे भी पता ही है, मॉडर्न के जो रूल्स करे हुए हैं कि एसेट अकाउंट अगर इंक्रीज हो रहा है, उसमें कुछ भी इंक्रीज आ रहा है देन डेबिट कर रहे हो, अगर कुछ भी डिक्रीज आ रहा है देन क्रेडिट कर रहे हो, यही रूल होता है। यस मैम। यस। तो आज जो भी किया उसमें कोई डाउट? नो मैम। मैम जब हमने इंक्रीज एसेट हमारी, तब हमने हम्म सरप्लस में डाल दिया। जब डिक्रीज हुई तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाला। तो जब इंक्रीज हुई तब उसे प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों नहीं किया क्रेडिट? देखो, कहते जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी या तो हम उसको एसेट में डाल देंगे, या फिर रीवैल्यूएशन, मतलब किसी चीज की अगर वैल्यू इंक्रीज हो जाए तो मेरे लिए वो क्या होता है, या तो फिर एज अ सरप्लस होता है, मतलब बेनिफिट ही होता है। तो या तो मैं उसको रीवैल्यूएशन में, रिजर्व में, या फिर सरप्लस अकाउंट में डाल दूंगी। अगर वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मेरे लिए खर्चा है वो चीज, ठीक है, तो उस खर्चे को, उस लॉस को क्या कर रही हूँ मैं, पी एंड एल में मुझे स्पेसिफिकली वो चीज बतानी पड़ेगी। एसिड में तो चलो वो क्रेडिट होगी ही होगी। एक ये पेज रह गया है, ये भी देख लो। इफ एन एसिड इज फर्स्ट इंक्रीज, पीछे वाला है कि अगर कोई एसिड ऐसा है जिसकी वैल्यू पहले इंक्रीज बताई जा रही है और बाद में डिक्रीज, इफ एन एसिड इज फर्स्ट इंक्रीज एंड देन लेटर डिक्रीज, देन रीवैल्यूएशन रिजर्व विल बी। अच्छा देखो, पहले इंक्रीज हुई होगी तो रीवैल्यूएशन में मैंने रिजर्व क्रिएट किया होगा, किया था, बाद में डिक्रीज हो गई, देन रीवैल्यूएशन रिजर्व विल बी डेबिटेड मैक्सिमम अप टू द अमाउंट अर्लियर इंक्रीज। तो मैंने सिर्फ उतना ही डेबिट करके चलना है जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है। अगर वो 10,000 से 10,500 गई है तो मैंने सिर्फ 500 ही, जितना मैक्सिमम लिमिट उसका इंक्रीज हुआ है उतना ही उसको रिकॉर्ड करना है। एंड चलो, इंक्रीज हुआ था तो और बाद में उसको क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो उसको क्रेडिट साइड क्या कर देंगे, एसेट में डाल देंगे। एनी एक्सेस विल बी डेबिटेड टू पी एंड एल एंड क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट।
इसका जो भी डिफरेंस आ जाएगा वो पी एंड एल में भी चला जाएगा। एसिड में तो चलो होगा ही, क्योंकि वो बाद में डिक्रीज हो गया। इफ एन एसिड इज फर्स्ट डिक्रीज, कोई एसिड पहले डिक्रीज हो रहा है बाद में इंक्रीज हो रहा है, देन एसिड अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड पी एंड, मतलब फिर ऊपर वाला इसके क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोज में चला जाएगा, जो ऊपर रूल पड़ा है उसके। सिंपल। वैसे क्वेश्चन में हमें स्ट्रेट लाइन डिमिनिशिंग ही आता है, या फिर सम ऑफ डिजिट मेथड के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर ये एक आवर वाला आ जाता है। ज्यादातर आवर वाले में से कम, ज्यादातर हमें सम ऑफ डिजिट, डिमिनिशिंग एंड स्ट्रेट लाइन ही देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा मेन फोकस जो है +2 तक एक तो डिमिनिशिंग और स्ट्रेट लाइन वाले में ही है। ठीक है, तो ज्यादा उसमें से ही देखने को मिलता है। बाकी फॉर कभी कभी इसमें से बाकी वालों में क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके लिए है। ज्यादा ऐसा इसमें इतना कुछ है नहीं। बाकी जब आप इसके एमसीक्यू लगाओगे तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक बार इस चीज को दोबारा से लगा के देख लेना, पढ़ लेना, जो भी डाउट्स हो गए वो आपके क्लियर हो जाएंगे। जब एमसीक्यू लगाओगे तो ज्यादा अच्छे से हो जाएंगे। अगर कोई डाउट आया तो फिर हम उसको क्या कर लेंगे, आगे क्लियर कर लेंगे। अभी पीछे वाले कुछ चैप्टर बचे थे ना डाउट में, मैंने छुड़वाए थे कौन 2 से? चैप्टर ना, कोई 2 या 3, कौन से थे?